नमस्कार स्टूडेंट्स। आज अपने करने जा रहे हैं जूलॉजी में लेक्चर नंबर 28 और अपनी जो बुक चल रही है वो है एंडोक्राइनोलॉजी जो कि अपने बीएससी थर्ड ईयर बीएससी बीएड के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो स्टूडेंट्स अपने जो अभी तक देखा था एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर अपने चल रहा था आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की दीपिकाएं अपने चल रहे थे जो कि अपने अग्नाशय ग्रंथि का एंडोक्राइन पार्ट होता है। खोज इसकी लैंगरहैंस ने की थी, इसलिए इसको लैंगरहैंस की दीपिकाएं भी कहते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट, जो अपने अभी तक जो पढ़ा था अपने 27th जो अपना लेक्चर था उसके अंदर अपने देखा कि जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं हैं उसके द्वारा 4 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं: इंसुलिन, ग्लूकागोन, उसके अलावा सोमेटोस्टेटिन और अग्नाशयी पेप्टाइड। 4 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। उसमें से सबसे पहले हमने इंसुलिन को शुरू किया था। इंसुलिन के बारे में आपने देखा था कि इंसुलिन जो है एक मुख्य हार्मोन है जो कि बीटा सेल्स के द्वारा सिक्रेट होता है। ये बताई थी आपको बात, बीटा सेल्स के द्वारा सिक्रेट होता है। और इंसुलिन जो है वो जो मुख्य फंक्शन इसका यही था कि जो शरीर ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में चेंज करने का कार्य करता है। यानी यूँ कह सकते हैं कि इंसुलिन जो है शरीर में जो आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में चेंज करके शरीर में ग्लूकोज का संतुलन बनाए हुए रखता है। अब आपको बताया था कि अपने जो ये इंसुलिन हार्मोन है ये 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है और दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई होती है, ऐसा आपको बताया था। उसके अलावा फिर अपने इंसुलिन हार्मोन के कार्य को देखा था कि इसके जो फंक्शन हैं वो क्या क्या थे। तो फंक्शन में आपको बताया था कि मुख्य कार्य तो ये क्या है, ग्लूकोज जो है उसके लिए सेल की परमेबिलिटी को बढ़ा देता है और साथ में जो है ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है उसका संदमन करता है। उसके अलावा ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया को क्या करता है, ये प्रेरित करता है। आपको ये बताया था मैंने भी पीछे जो क्लास थी उसमें। उसके अलावा हमने बात की थी कि इंसुलिन का जो हाइपोसिक्रेशन और हाइपरसिक्रेशन है उससे क्या क्या कंडीशंस उत्पन्न होती है। तो हमने हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन है उससे अपने देखा था कि यदि इंसुलिन का स्राव कम होता है तो जिससे डायबिटीज़ मेलाइटिस जो रोग है वो उत्पन्न होता है। डायबिटीज़ जो मेलाइटिस है उसके अंदर बॉडी के अंदर जो है शुगर का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, जिसके द्वारा फिर मैंने बताया था कि डायबिटीज़ मेलाइटिस जो उसके अंदर शरीर के अंदर कई और सिम्टम दिखाई देते हैं जिनमें हमने हाइपरग्लाइसीमिया की बात की थी। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब ये होता है कि जो ग्लूकोज का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और वो 160 से 180 मिलीग्राम पर 100 ml रक्त लगभग हो जाता है। उसके बाद में दूसरी जो कंडीशन थी वो थी ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया के अंदर बताया था आपको कि जो ग्लूकोज का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ब्लड में 300 से 500 मिलीग्राम पर 100 ml बढ़ जाता है ग्लाइकोसूरिया के दौरान। और साथ में जो आपने देखा था कि ग्लूकोज है वो मूत्र के साथ क्या निकलने लगता है, बाहर निकलने लगता है। अगली कंडीशन आपको बताई थी पॉलीयूरिया, जिसको बहुमूत्रता कहते हैं। पॉलीयूरिया के अंदर क्या होता है, फिर व्यक्ति को बार बार मूत्र का उत्सर्जन करना पड़ता है। और क्यों करना पड़ता है, क्योंकि मूत्र के अंदर जो है जल का आयतन बढ़ जाता है। बढ़ने से जल की शरीर के अंदर क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो इसलिए मूत्र का बार बार त्याग करना पॉलीयूरिया या बहुमूत्रता कहलाती है। और पॉलीयूरिया की कंडीशन जब होती है तो जिसके द्वारा फिर अगली कंडीशन होती है पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया में क्या होता है कि जब मूत्र के साथ जल जो है अधिक बाहर निकलता है उस समय शरीर में जल की कमी हो जाती है, जिससे डिहाइड्रेशन होता है। और डिहाइड्रेशन की कंडीशन में क्या होता है कि मनुष्य बार बार फिर जल को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो वो घटना क्या कहलाती है, पॉलीडिप्सिया। तो इस प्रकार ये हमने देखा कि इंसुलिन यदि है उसका यदि हाइपोसिक्रेशन हो जाए, यदि कम स्राव हो जाए तो उससे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। आज अपने जो टॉपिक करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हाइपरसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। क्या है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, हाइपरसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। तो हाइपरसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन की यदि बात करें तो सीधी सी बात है, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इंसुलिन का स्राव जो है वो क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। अब यदि इंसुलिन का स्राव अधिक होगा तो उससे क्या क्या घटनाएं घटती हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि इस अवस्था में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है, इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है। पहली कंडीशन तो ये हाइपरसिक्रेशन में क्या होगा, इंसुलिन का जो लेवल है वो बॉडी में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इंसुलिन का काम क्या है मैंने बताया था, बस उस चीज़ को ध्यान रखना है कि ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। तो सामान्य लेवल तो क्या करेगा कि जितना होना चाहिए बैलेंस तरीके से इंसुलिन क्या करता है,
ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। अब यदि इसकी मात्रा बढ़ गई तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को किस में चेंज करेगा, ग्लाइकोजन में चेंज करेगा, जिससे ग्लूकोज का लेवल बॉडी में कम हो जाएगा। ग्लूकोज का लेवल बॉडी में कम होगा तो जिससे ऊर्जा निर्माण कम होगा, जिससे शरीर थका हुआ रहेगा। और मैंने बताया था कि शरीर में थकावट यदि ज़्यादा आ जाती है तो कई बार क्या होता है कि इससे जो हमारी रेटिना की सेल्स हैं, हमारी जो जनन कोशिकाएँ हैं, उनके अंदर भी क्या होती है कि जो रक्त है वो ग्लूकोज की सप्लाई नहीं कर पाएगा, और रक्त यदि ग्लूकोज की सप्लाई नहीं कर पाएगा तो जिससे क्या है कि रेटिना की कोशिकाओं को अगर ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो जिससे क्या है कि दृष्टिहीनता आ जाएगी, यानी कि दृष्टि का लॉस हो जाता है। और यदि ये लंबे समय तक इंसुलिन का हाइपर सिक्रेशन होता रहता है तो जिससे क्या होता है कि जो हमारी ब्रेन सेल्स हैं उनको भी ग्लूकोज नहीं मिल पाएगा। नहीं मिल पाने से क्या होता है कि धीरे धीरे मूर्छा यानी कि बेहोशी आने लगती है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, जिसे इंसुलिन शोक भी कहते हैं। इसलिए हाइपर सिक्रेशन की कंडीशन है वो भी मनुष्य के लिए क्या होती है, घातक होती है। तो इसके अंदर सबसे पहली बात तो यही है कि इंसुलिन का स्रावन क्या होता है, अधिक होने लगता है, जिससे क्या होगा, दूसरी कंडीशन क्या होगी, अधिकता के कारण कोशिकाएं क्या है, रक्त से अधिक मात्रा में ग्लूकोज ग्रहण करने लगती है, जिससे कोशिकाएं रक्त से अधिक मात्रा में ग्लूकोज ग्रहण करने लगती है, ग्लूकोज ग्रहण करने लगती है। दूसरी कंडीशन इसकी कौन सी है कि ग्लूकोज जो क्या करेगी, अधिक ग्रहण करेगी, जिससे रुधिर में क्या होगा, अब कोशिकाओं में ग्लूकोज ज़्यादा आ रहा है तो जिससे रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा घट जाती है, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा घट जाती है, घट जाती है। इस कारण क्या होगा, इस घटना को क्या कहेंगे। अब देखिएगा हमने बात की थी कि जब ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है तो इस घटना को कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हमने क्या नाम लिया था, हाइपरग्लाइसीमिया। और हाइपरग्लाइसीमिया कब होता है, हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन के कारण। और यहाँ पर क्या होगा कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है, तो यानी कम होने का मतलब हाइपो, तो इस घटना को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, क्योंकि ब्लड से जो ग्लूकोज है वो कहाँ चला गया, कोशिकाओं में चला गया तो जिससे ब्लड में ग्लूकोज की क्या होगी, कमी होगी। इस घटना को क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। उसके अलावा क्या होगा, जिससे क्या होगा, तंत्रिका कोशिकाएं, रेटिना और जनन कोशिकाओं की ऊर्जा की आवश्यकताएं पूर्ति नहीं पाती है, जिससे तंत्रिका कोशिकाओं, रेटिना व जनन कोशिकाओं को ग्लूकोज की पूर्ति नहीं हो पाती है, इस कारण दृष्टिहीनता व जनन क्षमता में कमी आ जाती है, दृष्टिहीनता व जनन क्षमता में कमी आ जाती है। क्या आ जाएगी, दृष्टिहीनता आ जाएगी, क्योंकि रेटिना जो है आपको पता ही है कि हमारे आइज का एक मुख्य लेयर होती है जहाँ प्रतिबिंब बनता है, तो उसमें यदि ग्लूकोज नहीं पहुँचेगा तो कोशिकाएं काम नहीं कर पाएगी, जिससे हमें दृष्टि ज्ञान नहीं हो पाएगा। उसके अलावा जो जनन कोशिकाएं उनको यदि नहीं मिल पाएगा ग्लूकोज तो जिससे क्या है, जनन क्रिया में भी प्रभावित होती है। उसके अलावा यदि हम बात करें तो मस्तिष्क की कोशिकाओं में ग्लूकोज की आपूर्ति नहीं होने से, मस्तिष्क की कोशिकाओं, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं मस्तिष्क में, मस्तिष्क की कोशिकाओं को ग्लूकोज की आपूर्ति न होने के कारण क्या होगा कि न होने के कारण मूर्छा आ जाती है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसे इंसुलिन शोक कहते हैं, इंसुलिन शोक कहते हैं। किसको,
जो मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं को यदि क्या नहीं मिले, ग्लूकोज नहीं मिले, तो जिससे कार्य करने की क्षमता प्रभावित हुई कोशिकाओं की और धीरे धीरे बेहोशी या मूर्छा आ जाती है। और मूर्छा आने से क्या होगा कि व्यक्ति जो है वो कोमा में जा सकता है और अंत में उसकी मृत्यु हो सकती है। इस घटना को कहते हैं इंसुलिन शोक या इंसुलिन आघात कहते हैं। और यदि इंसुलिन आघात यदि होता है तो उस दौरान व्यक्ति को ग्रोथ हार्मोन है या ग्लूकागोन अगर दिया जाए तो जिससे इंसुलिन जो है वो वापस नॉर्मल हो सकता है और इससे व्यक्ति है अपना सामान्य जीवन यापन कर सकता है। तो इस प्रकार से अपने ये जो हाइपर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन है, इसमें अपने देख सकते हैं कि इंसुलिन की क्या हो जाती है, जो लेवल है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इंसुलिन का जो लेवल बढ़ जाता है तो जिससे क्या होगा कि रक्त से जो इंसुलिन है वो कहाँ पर आ जाता है, कोशिकाओं के पास आने लगता है, जिससे रक्त में इंसुलिन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। उसके बाद में आपको बताया था कि इस घटना को क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया जब होता है तो इस दौरान क्या होगा कि तंत्रिका कोशिकाओं, रेटिना और जो अपनी जनन कोशिकाएं, इनके अंदर ग्लूकोज की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और रेटिना में यदि ग्लूकोज की कमी होगी तो जिससे क्या होगा, देखने की क्षमता प्रभावित होती है। और यदि जनन कोशिकाओं के पास यदि ग्लूकोज की कमी होगी तो जिससे क्या होता है कि वो कोशिकाएं जनन क्रिया नहीं कर पाएगी, या यूँ कह सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis जैसी घटनाएं संपन्न नहीं हो पाती है। और मस्तिष्क भी तंत्रिका कोशिकाओं के पास यदि ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता है तो जिसके द्वारा क्या होगा कि इंसुलिन शोक यानी मस्तिष्क में जो है इंसुलिन आघात उत्पन्न हो जाता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये हाइपर सिक्रेशन ऑफ क्या है, इंसुलिन है। अब स्टूडेंट्स अपने जो इंसुलिन हार्मोन है वो अब अपने समाप्त हो रहा है। अब नेक्स्ट जो हार्मोन है आइलेट ऑफ लैंगरेंस का, वो कौन सा है, ग्लूकागोन। ग्लूकागोन की अपने बात करने जा रहे हैं। तो ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करने वाले हार्मोन हैं। जो काम इंसुलिन कर रहा था उसके विपरीत कार्य कौन करता है, ग्लूकागोन करता है। तो ग्लूकागोन की यदि हम बात करें तो इसका स्राव जो है, पहले नाम है ग्लूकागोन हार्मोन। तो इसका स्राव पहली बात तो कौन सी कोशिकाएं करती है, इसका स्राव अल्फा सेल्स करती हैं। लैंगरेंस की कौन सी कोशिकाएं, अल्फा सेल्स करती हैं, कौन करती हैं, अल्फा सेल्स करती हैं। उसके अलावा यदि ये हार्मोन है, इसकी खोज जो की गई थी वो किम्बल और मर्लिन ने की थी। और ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है। खोज किम्बल व मर्लिन ने की थी। ये एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। पॉलीपेप्टाइड का मतलब होता है अमीनो अम्ल से बना होता है, बहुत सारे अमीनो अम्ल इसमें होते हैं। और इसका जो अणुभार जो होता है वो लगभग कितना होता है, 3485 होता है। अणुभार 3485 होता है और लगभग 29 अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं इसमें। तो पॉलीपेप्टाइड हो गया। उसके अलावा यदि हम बात करें इस हार्मोन का कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ ग्लूकागोन। तो ग्लूकागोन के फंक्शन की यदि हम बात करें, ये तो इसकी सामान्य बात स्ट्रक्चर की खोज किम्बल और मर्लिन ने की। अल्फा सेल के द्वारा स्रावित होता है, पॉलीपेप्टाइड है जिसमें 29 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अणुभार कितना होता है, 3485 3485 होता है। अब इसके बात करें फंक्शन ऑफ ग्लूकागोन। फंक्शन ऑफ ग्लूकागोन, अब फंक्शन की यदि हम बात करें तो मैं बता देता हूँ कि जो ग्लूकागोन हार्मोन है ये इंसुलिन के ठीक विपरीत कार्य करता है। इंसुलिन ने क्या काम किया था कि जो आवश्यकता से अधिक इंसुलिन है उसको ग्लाइकोजन में चेंज किया था। और ग्लूकागोन क्या करता है, आवश्यकता पड़ने पर जो ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में तोड़ता है। और वहाँ पर हमने देखा था कि जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस की घटना है वो तो वहाँ प्रेरित नहीं होती, परंतु यहाँ पर ग्लाइकोजिनोलाइसिस की घटना प्रेरित होती है। क्यों, ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब ही क्या है, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना। ग्लाइकोजन एक पॉलीसैकेराइड होता है और ग्लूकोज क्या है, एक मोनोसैकेराइड है। तो ग्लाइकोजन के पेप्टाइड बॉन्ड टूट करके किस में चेंज होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन जो है वो एक पॉलीसैकेराइड है और ग्लाइकोजन किस में टूटता है, ग्लूकोज में टूटता है। तो इस घटना को ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस की क्रिया को ये हार्मोन क्या करता है, प्रेरित करता है। उसके अलावा ये हार्मोन जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी क्या करता है, प्रेरित करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है, जो अमीनो अम्ल और जो वशीय अम्ल हैं वो दोनों के दोनों किस में चेंज होते हैं, ग्लूकोज के अंदर चेंज होते हैं। तो अपने इसकी यदि बात करें तो पहला घटना तो क्या है, ये हार्मोन
जीनोलाइसिस को प्रेरित करता है, लाइसिस को प्रेरित करता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब क्या होता है? अर्थात ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना। क्या कहलाता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ये बात मैंने पहले ही बता दी आपको कि ग्लाइकोजन किस में टूटेगा? ग्लूकोज में। कौन से हार्मोन के? ग्लूकागोन हार्मोन की वजह से टूटता है। दूसरा जो कार्य ये क्या करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस को क्या करता है? प्रेरित करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेरित करता है, अर्थात वसा व एमिनो अम्लों को ग्लूकोज में बदलता है। करता है, क्या करता है? बदलता है। ये भी इसका क्या कार्य है। नेक्स्ट कार्य की यदि बात करें तो ये हार्मोन जो है वसा उत्कों से वसा के विखंडन को प्रेरित करता है। ये हार्मोन वसा उत्कों से वसा के विखंडन को प्रेरित करता है। वसा का विखंडन मतलब वसा का टूटना, और टूटेगी तो वसा किस में चेंज होगी? ग्लूकोज में चेंज होती है। उसके अलावा ये यदि बात करें तो ये हार्मोन क्या करता है? विपरीत परिस्थितियों या आपातकालीन स्थितियों में स्रावित होकर के ग्लूकोज की मात्रा क्या करता है? बढ़ाता है। तो कौन सा कारक हो गया? हाइपरग्लाइसीमिक कारक हो गया, क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है तो हाइपरग्लाइसीमिक। तो ये लिख सकते हैं अपने, ये हार्मोन व्यायाम, शारीरिक श्रम व आपातकालीन स्थिति में स्रावित होकर कालीन स्थिति में, क्योंकि आपातकालीन स्थिति है, हार्ड वर्क कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, उस समय में जो है ग्लूकोज क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए, ऊर्जा ज़्यादा चाहिए। तो ये ग्लूकोज ज़्यादा चाहिए, तो उस समय ये हार्मोन क्या बनेगा? ज़्यादा बनेगा, और ज़्यादा बनेगा तो ग्लाइकोजन ज़्यादा से ज़्यादा किस में टूटेगा? ग्लूकोज में टूटेगा। तो इसलिए इसको हाइपरग्लाइसीमिक कारक कहते हैं। आपातकालीन परिस्थिति में अधिक स्रावित होकर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। अतः ये हाइपरग्लाइसेमिक कारक है, हाइपर कारक है। तो कैसा प्रभाव इसका? हाइपरग्लाइसेमिक कारक है, यानी कि ये जो है ग्लूकोज के लेवल को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा हम जो है ये हार्मोन जो है ग्लोमेरुलस जो फिल्ट्रेट रेट है उसको भी क्या कर देता है? बढ़ा देता है, जिससे जो कई जो लवण हैं, कोई आयन है, उनके उत्सर्जन की दर भी क्या है? बढ़ जाती है, जैसे सोडियम क्लोराइड है। ये हार्मोन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट को बढ़ा देता है, जिससे Na+Cl- K+ के उत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, उत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। ये भी इसका क्या है? कार्य है। तो ये मुख्य कार्य किसके हैं? ग्लाइकोजन के हैं। और ग्लाइकोजन जो है ग्लूकागोन जो है ये क्या करता है? मुख्य कार्य तो क्या करता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रेरित करता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेरित करता है। तो ये दोनों घटनाएं जब होती है तो ग्लूकोज का लेवल क्या होता है? बढ़ता ही बढ़ता है। और वसा उत्कों के से वसा के विखंडन को क्या करता है? प्रेरित करता है। उसके अलावा जो हम आपातकालीन स्थिति है, शारीरिक श्रम, उस समय ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। इसलिए कौन सा फैक्टर हो गया? हाइपरग्लाइसेमिक कारक। और दूसरा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट है, यानी कि जो मूत्र निस्संदन की दर है उसको भी क्या करता है? बढ़ा देता है, जैसे सोडियम क्लोराइड और फॉस्फोरस जो है उसके उत्सर्जन की दर भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ये हार्मोन है ग्लूकागोन, ये
शरीर में ग्लूकोज के लेवल को भी संतुलित करने में कार्य करता है, और जो इंसुलिन का क्या करता है, एकदम विपरीत कार्य करता है। अब यदि हम बात करें जो है इन दोनों का बैलेंस कैसे बना रहता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन का जो नियमन है उसकी यदि हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि इन दोनों का नियमन किस प्रकार से होता है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा एक छोटा सा आरेखित डायग्राम बनाते हैं, जिससे अपने पता लग जाता है कि किस प्रकार से एक दूसरे का नियमन होता है। रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। तो इसके लिए यही है, सबसे पहले यदि हम देखें तो आपको पता होना चाहिए आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पैंक्रियाज का ही भाग है। तो इसमें क्या होगा, दो सेल्स हैं, पहली कौन सी है अल्फा सेल्स और दूसरी कौन सी है बीटा सेल्स। अब आपको पता होना चाहिए कि जो अल्फा सेल्स है ये किसका स्त्राव करती है, ग्लूकागोन का। और ग्लूकागोन का काम क्या है, इंक्रीज ऑफ ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, इंक्रीज ऑफ ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। और ये क्या करती है बीटा सेल, किसका स्त्राव करती है, इंसुलिन का। ये क्या करता है, डिक्रीज ऑफ ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। डिक्रीज ऑफ ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। अब ये दो घटनाएं चलती हैं और किसके द्वारा कंट्रोल होती है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा। अब देखिएगा इस थोड़ा सा इस आउटलाइन को देखिएगा कि अल्फा सेल जो है वो कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, ग्लूकागोन का। ग्लूकागोन क्या कर रहा है, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ा रहा है। बीटा सेल्स क्या स्रावित कर रही है, इंसुलिन, जो क्या कर रही है, ग्लूकोज के लेवल को कम कर रही है। अब देखिएगा कि जैसे ही बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन बना तो ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, कम हो गया ब्लड में। कम होते ही क्या होगा कि फंक्शन कर लिया। अब ग्लूकोज का लेवल यदि लंबे समय तक कम रहता है तो उस समय क्या होता है कि ग्लूकोज का लेवल कम रहने से जो पैंक्रियाज या आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की अल्फा सेल प्रेरित होती है, और अल्फा सेल जैसे प्रेरित होगी तो किसका स्त्राव करती है, ग्लूकागोन का। ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लूकोज का जो लेवल कम हुआ था उसको वापस क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और कैसे बढ़ाएगा, ये बताया था आपको कि जो ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में तोड़ देगा, या एमिनो अम्ल और जो वसीय अम्ल उनको किस में चेंज कर देगा, ग्लूकोज में चेंज कर देता है। इन दोनों ही घटनाओं से ग्लूकोज का लेवल ब्लड में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब ग्लूकोज का लेवल जैसे ब्लड में बढ़ेगा तो अब क्या होगा कि ग्लूकोज का लेवल यदि ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको बताया था कि ये स्थिति हमारे लिए क्या है, घातक हो सकती है। तो ग्लूकोज का लेवल जैसे बढ़ेगा तो जिसे आपको बताया था कि बहुमूत्रता है, हाइपरग्लाइसीमिया, ये कंडीशंस उत्पन्न होंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस समय वापस ग्लूकोज के लेवल को यदि बैलेंस करना है तो उस दौरान क्या होगा कि जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज का लेवल है उससे क्या होगा कि जो वापस बीटा सेल्स है वो सक्रिय हो जाएगी। सक्रिय होते हैं क्या करती है, इंसुलिन स्रावित करेंगे। इंसुलिन जैसे स्रावित होता है तो इंसुलिन का काम क्या है कि जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज है उसको वापस क्या कर देती है, वो डिक्रीज कर देती है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये दोनों ही हार्मोन एक दूसरे से क्या करते हैं, विपरीत कार्य करते हुए अपना बैलेंस बनाए हुए रखते हैं। यानी ये एक दूसरे का ही ये खुद क्या करते हैं, बैलेंस बनाए हुए रखते हैं, जिससे इनके कार्य का भी क्या बना रहता है, बैलेंस बना रहता है। अब यदि हम बात करें जो इसका तीसरा हार्मोन है, तो दो मुख्य हार्मोन है इंसुलिन और ग्लूकागोन जो अपने सिलेबस के अंदर है, मुख्य हैं जो जिनको मैंने आपको बता दिया है। अब जो तीसरा हार्मोन है वो कौन सा है, सोमेटोस्टेटिन। कौन सा है, 3 नंबर हार्मोन कौन सा है, सोमेटोस्टेटिन। थर्ड हार्मोन है। अब आपको बताया था कि ये जो है डेल्टा कोशिकाओं द्वारा क्या होता है, स्रावित होता है। पहली बात तो ये हार्मोन डेल्टा सेल्स के द्वारा स्रावित होता है। अब देखिएगा जो अग्नाशयी पेप्टाइड हार्मोन और जो सोमेटोस्टेटिन है, इन हार्मोन का कुछ ज़्यादा फंक्शन नहीं है। ये हार्मोन जो है, जो अपने बात करें तो लगभग पॉलीपेप्टाइड हार्मोन जो 14 अमीनो अम्ल का बना होता है, ये
14 अमीनो अम्ल का बना पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। कितने अमीनो अम्ल का बना होता है? 14 अमीनो अम्ल का बना होता है। और कितने कौन सा हार्मोन है? पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। उसके अलावा यदि हम बात करें तो इसके कार्य की यदि बात करें तो कार्य जो मुख्य कार्य क्या करता है कि ये जो अपने चाहे इंसुलिन हो, चाहे ग्लूकागोन हो, चाहे अग्नाशी पेप्टाइड हार्मोन हो, उन सब का क्या करता है? संदमन करता है। पहला कार्य तो इसका यही है। क्या कार्य है? ये हार्मोन इंसुलिन, ग्लूकागोन व पैंक्रियाटिक पेप्टाइड का इनहिबिशन यानी संदमन करता है। संदमन करता है। कौन सा हार्मोन? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन करता है। उसके अलावा ये जो हार्मोन है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन है में स्रावन और अवशोषण का क्या करता है? संदमन करता है। ये हार्मोन गैस्ट्रो इंटेस्टाइन में अवशोषण का संदमन करता है। संदमन करता है। दूसरा इसका कार्य ये है। यानी कहने का मतलब ये कार्य कौन से करता है? संदमन के कार्य करता है। उसके अलावा ये जो है एस्माइलेशन को रोकता है। ये हार्मोन आहार नाल में एस्माइलेशन यानी जिसको आप हिंदी में कहते हैं स्वांगीकरण को भी रोकता है। स्वांगीकरण क्या होता है? पचे हुए भोजन का प्रत्येक कोशिका के अंदर पहुंचना या पचे हुए भोजन का अवशोषण द्वारा रक्त में पहुंचना और रक्त से फिर प्रत्येक कोशिका में पहुंचना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। तो एस्माइलेशन या स्वांगीकरण को भी क्या करता है? ये रोकता है। उसके अलावा ये जो हार्मोन है पचित भोजन के रक्त तक पहुंचने में समय को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है कि जो पचा हुआ भोजन है वो तुरंत कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता है। ये हार्मोन अवशोषण जल्दी नहीं होने देता है। जिससे क्या होगा? पचा हुआ भोजन कोशिकाओं तक जल्दी नहीं पहुंच पाएगा, जिससे ऊर्जा निर्माण में क्या लगता है? समय लगता है। तो ये मुख्य कार्य किसके हैं? सोमेटोस्टेटिन के। तो पहला कार्य क्या है? इंसुलिन, ग्लूकागोन और पैंक्रियाटिक पेप्टाइड का क्या करता है? संदमन करता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइन के अवशोषण का क्या करता है? संदमन करता है। उससे हार्मोन आहार में एस्माइलेशन को भी क्या करता है? रोकता है। ये हार्मोन अवशोषण जल्दी नहीं होने देता है, यानी संदमन भी करता है और जल्दी होने भी नहीं देगा। तो जिससे क्या है कि जो कोशिकाओं तक जो पचा हुआ भोजन है जो जल्दी नहीं पहुंच पाएगा, तो इससे ऊर्जा निर्माण में समय अधिक लगता है। और लास्ट जो अपना हार्मोन है अग्नाशी पॉलीपेप्टाइड या अग्नाशी पेप्टाइड हार्मोन जो कि एफ सेल के द्वारा स्रावित होता है, उसका भी कार्य क्या है? अज्ञात है। तो स्टूडेंट्स आज अपने जो पढ़ा है जूलॉजी की एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर अपनी जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है वो आज खत्म होती है। नेक्स्ट जो अपने कल हार्मोन्स रहेंगे वो हैं वर्सन और टेस्टिस के हार्मोन, जिनको हम जनरल हार्मोन कहते हैं, जिनके बारे में अपने कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।